नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष मियाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, प्यारे से काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे वो कर लिए थे, पर कुछ 3-4 प्रश्नोत्तर बाकी रह गए थे। उसके अलावा पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर थे वो भी बाकी रह गए थे। तो उसका वीडियो लेकर के मैं आज आ गया हूं। मतलब आपको सब कुछ करा के जाऊंगा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर। उनके बारे में हम लोग डिटेल में, विस्तार में और विस्तृत में जानने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप सब अपने लिए तैयार हो जाओ। आप जहां बैठे हो वहां कॉपी पेन किताब लेकर बैठो, एक एक चीज को लिखते जाओ, अच्छे से समझते जाओ और अपने लिखने शुरू करने से पहले बोल देना कि अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो यह आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल लेक्चर होगा, जो कि है लेक्चर 9 संसाधन एवं विकास अध्याय 1 का। अब ये क्या है, सांता क्लॉज आए हैं और ये क्या है, हमारे लिए क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं। तो इनके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कौन कौन से लेकर आए हैं। वैसे तो ये पाठ्य पुस्तक लेकर आए, मैंने इनको बोला था कि ये पाठ्य पुस्तक लेकर आना, पर उससे पहले क्या है, कुछ जो है क्वेश्चन जो बाकी रह गए वो उनको देख लेते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार कौन कौन से, भाई संसाधनों को किन आधार पर बांटा गया है, क्या है वर्गीकरण, उनको किन किन आधारों पर बांटा गया है वो हमें देखना है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, भाई उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, उनका ओरिजिन कैसा हुआ है, उस आधार पे हम लोगों को जानना है। तो है जैव संसाधन। क्या है? जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, इनमें लाइफ होती है, भाई इनमें लाइफ है। जिनमें जीवन है वो क्या है? जैव है। और तो जीवन किसमें? हम में जीवन है, जानवरों में जीवन है, ठीक है, पशुओं में जीवन है, पेड़ पौधों में जीवन है, इन सब में जीवन है। जिसमें जीवन है वो जैव संसाधन है, ठीक है। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का मतलब है वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिनमें क्या है, जान नहीं है, निर्जीव है, उनमें जान नहीं। चट्टानों में जान है, धातुओं में जान है, खनिजों में जान है, बिल्कुल भी नहीं है सर। तो वो क्या है भाई, हमारे लिए अजैव संसाधन है। तो जैव जिसमें जान है और अजैव जिसमें जान नहीं है। देखो अब आप लोगों को क्वेश्चन को करना कैसे, आपको बहुत ध्यान से इस बात को ध्यान रखना। आप जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है भाई, ये सारे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है उससे पहले आप वीडियो देखो, वापस से एक बार वीडियो देखो, वो वीडियो वापस देखा, फिर उसको लिखा कि हाँ भाई ये पॉइंट है। फिर आप क्वेश्चन देख लो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हाँ, संसाधन सर ने ये पूछा है कि संसाधन क्या होता है, तो संसाधन ये होता है। आप खुद लिखने की कोशिश करो, आपका मतलब बिल्डअप जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद आप देखोगे अरे अरे यार सर ने भी ये बात पढ़ाई है, अरे मजा आ गया, खुद पे खुद कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं मत रहा करो यार सर क्वेश्चन से करा दे, क्या आप प्रैक्टिस करते रहा करो, तभी मजा आएगा, ठीक है। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, जो समाप्त हो सकते हैं समय के आधार पर हो, जो नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण भाई जिन्हें हम क्या है, नवीकृत कर सकते हो, जिन्हें हम नया बना सकते हो। कैसे? भौतिक प्रक्रिया से, मतलब फिजिकल प्रोसेस से, रासायनिक प्रक्रिया से, ठीक है, यांत्रिक प्रक्रिया से, मतलब केमिकल और मैकेनिकल या मशीनरी प्रोसेस से हम लोग कर सकते हो। वो किसी भी प्रकार से नवीकृत कर सकते हो, नया बना सकते हो या फिर से उनकी उत्पत्ति करवा सकते हो। तो सारे के सारे क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा आता है अनवीकरण योग्य संसाधन, जिनको हम नवीकरण नहीं कर सकते। आपने एक बार यूज कर लिया तो खत्म हो जाएंगे भाई, आपने यूज कर लोगे तो खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल है भाई, आप ज्यादा यूज मत करो, खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन वो खत्म होके ही रहेगा। पर जैसे क्या है, जल आपके लिए नवीकरण है, वो बारिश से फिर से आपके पास वापस आ जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये आपके पास क्या है, नवीकरण है, ये वापस बनती जाएगी, उत्पत्ति इनकी होती जाएगी। फिर तीसरा स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब जिस पे अधिकार है हमारा, जिस पे जो हमारा लिए स्वामी है, जिस पे हमारा पूरा पूरा अधिकार है, तो वो किस प्रकार से। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब किसी इंडिविजुअल के, भाई मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा घर, मेरी किताब, वहां पे मैं व्यक्तिगत, जहां मेरी बात करता हूं वो इंडिविजुअल आ जाता है। और जहां मैं अपनी खुद की पर्सनल की बात कर रहा हूं वो सारे संसाधन व्यक्तिगत के होते हैं, मेरे खुद के होते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं मेरा है ये, ठीक है, मेरा है ये। दूसरा है सामुदायिक, समुदाय वाले संसाधन। सामुदायिक का मतलब है समुदाय के, समाज के संसाधन है, और वहां मैं नहीं कहते, हम कहते हैं ये यार ये हमारा सामुदायिक भवन है, ठीक है, ये हमारा सामुदायिक भवन है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कोई बताता हूं, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं जब यहाँ आ रहा था तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो क्या है, पानी भर गया था। तो मुझे दूसरा रास्ता पता नहीं था, मैंने राहुल सर को कॉल किया कि मैं सर आप बताइए मैं किस रास्ते जाऊं। उन्होंने बोला सर एक सामुदायिक भवन है, आप उसके बारे में पूछो कि वो सामुदायिक भवन किधर से आएगा। मैंने पूछा मैं भैया सामुदायिक भवन बताना। अभी सामुदायिक भवन क्या था भाई, पूरे समुदाय के लिए, इस एरिया में जो भी लोग रहते हैं, पूरे इस शहर में जो भी लोग रहते हैं उन सब के लिए, सब इस्तेमाल करो।
आपको शादी करनी है उस सामुदायिक भवन में कर लो, और कुछ काम करना है सामुदायिक भवन में कर लो, रिटायर हो गए सामुदायिक भवन में कर लो। वो पूरे समुदाय का है, पूरे समाज का है। और सामुदायिक में हम किसी जाति किसी धर्म की बात नहीं करते, समुदाय का पूरे मानव समाज के लोग उसमें बात करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन देश के संसाधन है, और सर्वप्रथम जो कुछ है वो देश का ही है। व्यक्तिगत वाले भी पहले देश के हैं, स्वामित्व वाले भी पहले देश के हैं। मतलब क्या है, देश की सीमा के अंदर सारे संसाधन जो है वो देश ही देश के हैं। उसके अलावा पानी के क्षेत्र में 22.2 किलोमीटर तक की जो दूरी पर है वो भी किसी देश के ही संसाधन होंगे। उसके अलावा है कुछ अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिन पर कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं क्या होती है, उन संसाधनों का रखती है कि भाई ये संसाधन कोई देश उनका इस्तेमाल ना करे, और उनका इस्तेमाल क्या है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही उनका इस्तेमाल करा जाता है। फिर है विकास के स्तर पर आधार पर, किसी का विकास कितना हुआ है उस आधार पर। संभावित संसाधन, भाई आपके पास संभावना है, आप उनको और भी विकसित कर सकते हो, और भी उनका क्या है विकास कर सकते हो, वो है संभावित संसाधन। आपको पता है कि है पर आप उनका विकास नहीं कर पा रहे हो, वो संभावित संसाधन है। दूसरा है विकसित संसाधन, भाई आपने सर्वेक्षण कर लिया है, ठीक है, उनकी मात्रात्मक और गुणात्मक वैल्यू उनकी पता लगा ली है, तो वो क्या है विकसित है, भाई इसमें ये क्वालिटी और ये इतनी क्वांटिटी है, वो सारे विकसित संसाधन। फिर भंडार, अब भंडार का क्या है, देखो भंडार की बात समझो भाई। भंडार में आपको पता है, देखो अब बहुत से बच्चे पूछते हैं संभावी और भंडार कंफ्यूजन करता है। संभावी में क्या है, हमारे पास संभावना है, हम उसे और भी अच्छा कर सकते हैं। हमें पता है कि है टेक्नोलॉजी भी है पर हम उसमें काम ही नहीं कर रहे। संभावना है, पॉसिबिलिटीज है कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, संभावना है। पर भंडार में क्या है, हमें पता तो है भाई ये संसाधन मेरे काम आ सकता है, पर इसको इस्तेमाल करने के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी मेरे पास। वो भंडार तो बहुत सारा है, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई भाई, हलवाई की दुकान पे क्या है, मिठाइयों का भंडार तो बहुत लगा हुआ है, पर हलवाई को डायबिटीज है पर हलवाई को क्या है, डायबिटीज है, वो खा ही नहीं सकता। अब जब खा ही नहीं सकता तो किस काम का, फिर वो सारा भंडार किस काम का। तो इस प्रकार से क्या है, पता तो है मुझे भाई, हलवाई को पता तो है भाई मेरी मिठाई की दुकान है और बहुत कुछ है, बर्फी भी है, काजू कतली भी है, रसगुल्ले भी है, अरे भाई बहुत कुछ है, और सबसे अच्छे तो काजू कतली है। तो उसको पता है, वो खा ही नहीं सकते कि उसको डायबिटीज है। तो उसी प्रकार से भंडार में पता तो है हमारे पास संसाधन बहुत है, पर उन संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए या उन पदार्थों को संसाधन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी खत्म नहीं है। टेक्नोलॉजी खत्म तो गेम खत्म, बात ही खत्म कर दो। भंडार, फिर आ जाता है संचित कोष। अब ये संचित कोष भंडार का ही भाग है। ये संचित कोष क्या है, भंडार का ही भाग है, जिसमें क्या है हमारे पास है, मुझे पता है ये हमारे इस्तेमाल आ सकता है, पर इसमें से क्या है, मैंने टेक्नोलॉजी लगा दी, उतने कुछ सामान को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी आ गई, प्रौद्योगिकी आ गई, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। पर उसको संसाधन तो बना दिया है, पर अब भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, भविष्य में इस्तेमाल करूंगा। आज इस्तेमाल नहीं करूंगा, कब करूंगा, भविष्य में इस्तेमाल करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, संचित कोष हो जाएगा। तो भंडार में आपके पास है, पर आपके पास आपको पता है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, और संचित कोष में आपके पास टेक्नोलॉजी भी है पर आप उसको आज इस्तेमाल नहीं करो, आप कब करोगे, भविष्य में इस्तेमाल करोगे। दूसरा है भूमि निम्नीकरण से क्या तात्पर्य, भाई लैंड डिग्रेडेशन से आप क्या समझते हो, डिग्रेड होना, भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना, नीचे गिरना, उसकी क्वालिटी क्या है, खराब हो जाना। और भूमि निम्नीकरण के लिए कौन से कारक जवाबदेह है। भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि की गुणवत्ता में आने वाली कमी से है, जिसके कारण ये किसी भी तरह के उपयोग के अयोग्य हो जाती है। अब क्या है कि भाई जो भूमि निम्नीकरण मतलब क्या होता है, हमारे मानव की कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, भूमि की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। और जब उसकी क्वालिटी गिर जाती है, वो धीरे धीरे क्या खराब होना शुरू हो जाती है, और खराब होने के कारण हम उस पर कुछ काम नहीं कर पाते हैं, वो मान ली क्या है, अयोग्य हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, कारण जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है। तो सबसे पहले वनोन्मूलन, भाई जंगलों को काट देना। अब जंगलों को काट दोगे तो क्या होगा, मिट्टी को जो पकड़ बना रखी थी वो मिट्टी छूटती जाएगी और जमीन धीरे धीरे निम्नीकृत होनी जाएगी, खराब होती जाएगी। अति पशुचारण, जानवरों को आप ज्यादा चराने के लिए ले जा रहे हो तो अति पशुचारण, ये कहां कहां हो रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। खनन, मतलब खनन क्या है, जब खनिज होते हैं उन खनिजों को जो निकालने का या जो उनकी खुदाई करने का जो प्रोसेस है उसे हम खनन कहते हैं, खनन प्रक्रिया कहते हैं। वो कहाँ ज्यादा होती है, झारखंड, वो कहाँ ज्यादा होती है, छत्तीसगढ़, वो कहाँ ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश, और वो कहाँ ज्यादा होती है, उड़ीसा। तो अब आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से हो और वहां पे क्या ज्यादा हो रहा है, पशुचारण ज्यादा हो रहा है या खनन ज्यादा हो रहा है।
अधिक सिंचाई मतलब क्या होता है, सिंचाई क्या होता है, जो खेती बाड़ी होती है उसमें पानी पहुंचाने की सुविधा को कहा जाता है। तो अगर अधिक सिंचाई होती है तो वहां पर भी भूमि नवीनीकरण हो सकती है। वो उदाहरण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब आ जाते हैं, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए। अब देखो क्या इसने पूछा है, आपके पास संसाधन संपन्न मतलब ऐसे बहुत से प्रदेश, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनके पास संसाधन तो है पर आर्थिक रूप से पिछड़े, मतलब उनकी क्या है, ग्रोथ नहीं हुई है, उनका डेवलप नहीं हुआ, उनका विकास नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे संसाधन विहीन है जिनके पास संसाधन नहीं है पर आर्थिक रूप से बहुत विकास है। तो ऐसा क्या है भैया, इनके भी नाम बताओ और क्यों है वो भी हमें बताओ। सबसे पहले ऐसे संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश। भाई संसाधन तो बहुत है पर आर्थिक रूप से पिछड़े, उन संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो हो सकता है उनके पास टेक्नोलॉजी ना हो सकता है वहां के लोग पढ़े लिखे कम हो सकता है वहां के लोगों को पता ही ना हो संसाधन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो संसाधन तो बहुत है पर आर्थिक रूप से पिछड़े, क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि झारखंड खनिजों में धनी प्रदेश है परंतु पिछड़ा हुआ है, इनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अब झारखंड, अब भाई झारखंड से जो है वो देख लेना, ठीक है। और झारखंड क्या, खनिजों में तो बहुत है, वहां बहुत आपको खनिज मिल जाएगा, ठीक है, आपको बहुत खाने मिल जाएंगी, कोयले की मिल जाएंगी और मिल जाएंगी, बहुत खनिज है, पर फिर भी वो आर्थिक रूप से पिछड़ा, उतना आर्थिक विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ तो ये कारण देखना, ठीक है। पहला है निरक्षरता, हो सकता है वहां पे जो शिक्षा का स्तर हो वो कम हो, कम लोग क्या हो, पढ़े लिखे हो। निरक्षरता है, साक्षरता का स्तर कम है, साक्षर लोग कम है, पढ़े लिखे लोग कम है। तो जो निरक्षर है उनको ये पता नहीं है कि किस प्रकार से संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि भूमि की कमी, पथरीली उबड़ खाबड़ भूमि, भाई कृषि भूमि ना हो, ठीक है, कृषि भूमि ना हो, जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ हो तो वहां पर अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो। छोटे पैमाने के उद्योगों की कमी, अब देखो उद्योगों में क्या है भाई, उद्योगों में क्या आता है, आपकी इंडस्ट्री आती है, फैक्ट्री आती है। अब इंडस्ट्री फैक्ट्री क्यों भाई, वहां पे क्या आप मशीन लगाओगे, टेक्नोलॉजी लाओगे, प्रौद्योगिकी लाओगे तभी तो संसाधनों का इस्तेमाल कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, क्योंकि आपके पास प्रौद्योगिकी नहीं है, आपके पास उद्योग नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, इसीलिए क्या है आप पदार्थों को संसाधन नहीं बना पा रहे हो। इसीलिए क्या है, जो राज्य जिनके पास संसाधन तो है पर फिर भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, क्योंकि भैया प्रौद्योगिकी नहीं है, उद्योग हमारे पास नहीं है। असमान वेतन, लोगों को क्या है वहां पर वेतन बराबर नहीं मिलता है, लोगों को बहुत कम वेतन मिलता है। और ये चीज मैंने नोटिस भी करी, मैं 4-5 साल पहले की बात है, उड़ीसा जब घूमने गया, उड़ीसा की भी ऐसी स्थिति, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है और वहां पर मतलब बहुत कम लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है, वेतन वो बहुत कम है, तो वो दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं और फिर वहां से पैसा कमा कर अपने राज्य में जाते हैं, तो वेतन भी क्या है वो भी बहुत कम है। कई जनजातियां यहां निवास करती है जिनके विकास की दर अत्यधिक धीमी है। जनजातियां क्या होती है, समूह होते हैं ऐसे, जो जैसे कि आदिवासी समुदाय है, वो जंगलों में रहता है, उस इलाके में आपको नागालैंड, झारखंड इस तरफ क्या है ज्यादा आदिवासी समुदाय देखने को मिलेंगे। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी परंपरा है, ठीक है, और उनका जो विकास की गति है वो बहुत धीमी, वो अपनी उस परंपरा से उनसे बाहर नहीं आना चाहते। वो ये चाहते हैं कि नहीं जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति सर्वोपरि है और होनी भी चाहिए, उसमें गलत बात नहीं, पर वो ज्यादा शिक्षित नहीं होना चाहते, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो वो क्या हो रहा है, उनकी जो विकास की गति है वो धीमी है और सरकार कदम उठा रही है पर धीरे धीरे ही सुधार आएगा। अब आ जाओ भाई संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश। तो भाई संसाधन नहीं है पर आर्थिक रूप से बल्ले बल्ले मजे ही मजे हैं, पैसा बहुत है हमारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं है भगवान की दया से। दिल्ली दिल्ली है भाई दिल वालों की, ठीक है। तो अब दिल्ली संसाधन विहीन है परंतु आर्थिक रूप से विकसित, संसाधन नहीं है इनके पास, कोई संसाधन नहीं, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, ठन ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं, पर फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत है। क्यों है, कारण सुनो। यह भारत देश की प्रशासनिक राजधानी है, विभिन्न सरकारी संस्थानों के मुख्यालय यहां पे स्थित है। अब देखो क्या भारत देश की प्रशासनिक राजधानी, आप लोग बहुत कंफ्यूजन थे ना सत्ता की साझेदारी में, सर श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी श्रीलंका की राजधानी है, कोलंबो राजधानी। तो भाई मैंने बोला था प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है, कौन सी है, प्रशासनिक राजधानी है, और विधायिका राजधानी, विधेयक राजधानी है। तो प्रशासनिक राजधानी जहां पे आपको संसद मिलेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब मिलते हैं, वो प्रशासनिक राजधानी। तो हमारे भैया कहां मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं। और जब राजधानी वहां पर है तो जो बड़े बड़े ऑफिस है क्या है, सरकारी जो बड़ी बड़ी संस्था है, दफ्तर है, उन सबका मुख्यालय वही है। अब ऐसा थोड़ी है भाई प्रधानमंत्री को कुछ काम हो गया और प्रधानमंत्री फोन करके हाँ बोले भाई हाँ केरल से भाई आओ आप, अब उस अधिकारी को सर बुला के दिल्ली में बिठा लिया, बैठ जा बैठ जा यहीं बैठ जा, दूर नहीं जाना, दिल्ली में बैठ, दिल्ली में उसका ऑफिस बनवा दिया, दिल्ली में उसका घर बनवा दिया, ठीक है। राष्ट्रपति साहब को कुछ काम पड़ गया, हाँ राष्ट्रपति साहब
अब उसको ये थोड़ी बोले राष्ट्रपति का कोई बहुत बड़ा अधिकारी क्या है झारखंड में बैठा है, अरे आओ आओ दिल्ली आओ, दिल्ली आओ, भाग के आओ, अरे नहीं, उसका भी क्या ऑफिस दिल्ली में ही बनवा दिया। तो इसलिए क्या है, सरकारी मुख्यालय भी दिल्ली में जाता है। और जब इतना विकास इतने बड़े बड़े लोगों का वहां पर है, तो वहां पर विकास तो होना ही भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग बनेगा, बढ़िया सड़कें, बढ़िया मतलब मजेदार जिंदगी में मौज ही मौज है। यहाँ औद्योगिक रूप से विकसित है, संसाधन नहीं है, संसाधन दूसरे राज्य से मांग लेते हैं, या तुम हमें संसाधन दे दो, ठीक है, हमें पेट्रोल दे दो, हमें कोई खनिज दे दो। औद्योगिक रूप है, टेक्नोलॉजी नहीं के पास है, यही इस्तेमाल करके क्या है देश को विकसित कर देते हैं। यहां परिवहन तंत्र विकसित होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीका है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से क्या होता है, विकसित होता है, डेवलप्ड होता है इनका, जिससे कच्चा माल आसानी से मंगाया जाता है, वह विभिन्न अंतिम उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के विभिन्न अवयव आदि। देखो अब क्या होता है, इन्होंने क्या करा है भाई, इनका परिवहन तंत्र अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है भाई, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी रेलवे लाइन है, अच्छी एरोप्लेन की फैसिलिटी इन लोगों के पास है। तो उससे क्या हो रहा है, कोई कच्चा माल चाहिए, इन्होंने बाहर के प्रदेश से मंगा लिया। अब बाहर के प्रदेश से मंगा लिया, अब उद्योग है इनके पास, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, उद्योग है, टेक्नोलॉजी है इनके पास, जल्दी से उससे कपड़ा बना दिया, उससे इलेक्ट्रॉनिक सामान बना दिया और कर दिया, और बना के बाहर भेज दिया। और हमेशा हम अभी आगे जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो जीडीपी होती है वो क्या होती है, और उसका किस प्रकार से उद्योग का उसमें क्या लिंक है और क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम आगे जानेंगे। अब यहां से जो है भैया, यहां से आप क्या आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल है, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लो अयस्क क्या होता है, इंग्लिश में से आयरन ओर कहते हैं। तो आयरन ओर क्या है, प्योर फॉर्म है। आयरन ओर क्या है, प्योर है, जो हम लोग निकालते हैं, जब खनिज जो लोहा निकालते हैं तो वो प्योर वैसा निकलता है, पर वो हम उसको यूज नहीं कर पाते, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू और करना पड़ता है, और जो फाइनली फिर हमारे पास वो आता है, लोहा आता है। तो लोह अयस्क मतलब जो आयरन ओर है, जो हमें सीधा मिल रहा है, ठीक है, उसमें अभी क्या है, काफी इंप्योरिटीज है, उसको ठीक करना होगा, मतलब फाइनली प्रकृति से वही मिला, पर उसको हमने अपने यूज के हिसाब से और प्योरीफाई और सुधार के लोहा बना दिया। तो क्या ये नवीकरण योग्य है, तो भाई खनिज है, पहली बात तो लोहा खनिज है, तो खनिज तो नवीकरण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। प्रवाह जैव, अब प्रवाह क्या है, जो कंटिन्यूसली चलता रहे, और जैव जान है क्या खनिजों में, बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर क्या बचा भाई, अनवीकरण योग्य। देखो हमेशा जरूरी नहीं होता है कि हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए, हमें काटना भी आना चाहिए। क्या देखो पहले बात तो लोहा पूछ लिया उसने, लोहा खनिज है, तो खनिज तो भाई उसमें देखो नवीकरण तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, खनिज ईंधन नवीकरण तो है ही नहीं, अनवीकरण में है, तो नवीकरण में इसको कट कर दो। प्रवाह का सवाल ही नहीं उठता, कैंसिल। जैव जान होती नहीं, कैंसिल। तो बचा ये, तो भाई तू तो सही होगा ही होगा, और तू भी सही नहीं है तो फिर तो पेपर जिन्होंने बनाया वो गलत है। तो इसका उत्तर घ अनवीकरण योग्य। तो अब नेक्स्ट सवाल, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन। देखो ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, इसे टाइडल एनर्जी कहते हैं, जो पानी की लहरें ऊपर उठती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, जो आगे पीछे होती रहती है। इसमें क्या है, इसमें चंद्रमा का इनका बहुत बड़ा रोल होता है, और ये क्या है, ज्योग्राफी का बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। कैसे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है, कैसे टाइड आती है, मतलब ज्वार भाटा जिसे हम लोग कहते हैं, वो कैसे आता है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पर जो ज्वारीय ऊर्जा, तो जो पानी की जो लहरें हो रही हैं, उससे जो ऊर्जा निर्मित हो रही है, वो किस प्रकार का संसाधन है, इस बात को भी समझो। पूर्ण पूर्ति योग्य, ठीक है, क्या हम उसे पूर्ण वापस पूर्ति कर सकते हैं, उसमें वापस क्या बना सकते हैं। अजैव, क्या उनमें जान नहीं है। मानवकृत, क्या मानव का बनाया हुआ है। और अचक्रीय, जो वापस रिसाइकेबल नहीं हो सकते वो। तो इसका जो आंसर है हमारा क है, पूर्ण पूर्ति योग्य है। क्यों, क्योंकि वो जब पानी की लहरें तो चलती रहेंगी, ठीक है, तो उससे क्या वापस से ऊर्जा बना सकते हैं। अजैव, अजैव अभी वो इसलिए अजैव तो है क्योंकि उनमें जान नहीं है, तो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। भाई पंजाब में किस कारण से भूमि निम्नीकरण हो रही थी, जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो भैया गहन खेती छोड़ो, वनोन्मूलन छोड़ो, अति पशुचारण छोड़ो, सही आंसर है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण ही क्या हो रहा था, पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा था। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती, सीढ़ी बना बनाकर, और याद रखना सीढ़ी कहां पे बनेगी, ऊंचाई पे जाने के लिए बनेगी, और ऊंचाई कहां होती है, पहाड़ों पे होती है। तो जहां पे, जिस राज्य में आपको पहाड़ दिख जाए वहीं सीढ़ीदार खेती होगी, वहां पे नहीं होगी जहां पे मैदानी। पंजाब नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं।
उत्तर प्रदेश के मैदान, अरे यार इतना आसान बता दिया आप तो इसने। उत्तर प्रदेश के मैदान, अरे भाई मनीष सर बोल रहे पहाड़ में होगी तो मैदान का तो सवाल ही निकट। हरियाणा में भी नहीं। उत्तरांचल, उत्तरांचल भैया उत्तरांचल, उत्तरांचल कौन सा है? उत्तराखंड। जब 2000 में इसको बनाया गया, यूपी से कट करके 2000 में बनाया गया, ये बात हम लोग संवाद में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसका नाम उत्तरांचल रखा गया, फिर बाद में उसका नाम बदल के उत्तराखंड कर रख दिया गया। और उत्तराखंड में तो भैया है हमारे पास पहाड़, तो वहीं सीढ़ीदार खेती हो सकती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाएगी? अरे भैया जल्दी से बताओ, कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाएगी? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और झारखंड। कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनको ये बात हमें बतानी है। तो अब जल्दी से आप बता दो। आंसर सही है गए से गुजरात, और आंसर भी गए पर है तो गुजरात। अब आप बताना काली मृदा कहां पाई जाती है? काली मृदा पे कौन सी खेती होगी? कपास की खेती होती है, ठीक है, कॉटन की खेती करी जाती है। 3 राज्यों के नाम बताए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? अब बताओ, 3 राज्यों के नाम आपको बताने। काली मृदा वाले राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये और भी राज्य हो सकते हैं, इस बात नहीं, 3 का नाम पूछा है हमने, 3 का बताया। कौन सी फसल की जाएगी? इस पर मुख्य रूप से कपास उगाई जाती है, ठीक है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं आप हमें बताइए। तो भाई इसने क्या पूछा है? बहुत अच्छा सवाल इसने पूछ लिया। वो सवाल क्या पूछा है? पूर्वी तट। तो ये देखो भाई, ये हमारा भारत है, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, उस पर कभी मत जाना। तो भारत है, तो भारत, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी भाग बनाया, इसके ऊपर वाला भाग भी है। तो ये वाला जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे जो डेल्टा बन रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा कौन कौन सी नदी के बन रहे थे? कौन कौन सी के? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन 4 नदियों के डेल्टा बन रहे थे। और यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जा रही थी? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जा रही थी? जलोढ़। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी 3 विशेषताएं बतानी है। जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इस मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जा सकती है। तो यहाँ पे उपजाऊपन जो है वो ज्यादा जलोढ़ मृदा में, और जलोढ़ मृदा में से भी किसमें होगा? खादर में ज्यादा उपजाऊपन होगा और बांगड़ में कम उपजाऊपन होगा। जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चुनायुक्त होती है। इन मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मतलब जो मिट्टी की अलग अलग कण, अलग अलग साइज जो होती है, उन्हीं को रेत, सिल्ट, मृत्तिका, उन्हीं को क्या है? अलग अलग प्रकार के अनुपात, मतलब रेशियो में पाई जाएगी। कहीं कुछ रेत ज्यादा होगा, कहीं कण ज्यादा है, मिट्टी ज्यादा है, कहीं छोटे कण, कहीं बड़े कण, ये इस प्रकार से। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जहां पहाड़ी क्षेत्र, जहां पे पहाड़ है, वहां पे क्या क्या कदम उठाने चाहिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए, वो पूछा है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित कर सकती है। तो सोपान कृषि बताया, सीढ़ीदार कृषि करो। सीढ़ीदार कृषि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गति कम हो जाएगी और धीरे धीरे पानी कम होता होता मिट्टी भी सीढ़ियों पर रुकती जाएगी और कम हो जाएगा अपरदन। तो ये काम तो ये करना चाहिए। समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल भाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। तो भाई समोच्च रेखाओं करो। भाई देख, जैसे यहां पर क्या करा हमने, ये मैंने मिट्टी की दीवारें बना दी और इसके बीच में मैंने क्या करा? किसी बात खेती कर दी। अब क्या है? एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब जब मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, इसकी जुताई करूंगा, तो क्या होगा? ट्रैक्टर यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। ये दीवारें तो ऐसी की ऐसी रहेंगी। तो इससे क्या होगा? और जब पानी भी जाएगा तो इस दीवारों में क्या रहेगा? ये दीवारें उस पानी को कंज्यूम कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी अपने आप में, और ज्यादा मिट्टी का अपरदन नहीं होने देगी। ये 2 काम करो, ठीक हो जाएगा। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? उसने बोला भाई भारत में भूमि उपयोग प्रारूप कैसे? भारत में भूमि का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हो आप लोग, वो हमें बताना है। और 1960-61 के बाद इतना भूमि में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, वो भी उसका भी कारण बताओ। बता देते भैया। वनों के रूप में, भाई पहला तो जंगलों के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, इसमें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि तथा गैर कृषि प्रयोजना के में लगाई गई भूमि शामिल है। भाई बंजर भूमि आ गई और आ गई, ऐसी भूमि जो आ जाती है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? गैर कृषि प्रयोजना, मतलब इमारतें बना दी है, सड़कें बना दी है, एयरपोर्ट बना दिया, रेलवे लाइन बना दी, ये सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। पड़ती भूमि मतलब बंजर भूमि। उस बंजर भूमि के अतिरिक्त भी क्या होता है? कुछ भूमि ऐसी होती है जो कृषि अयोग्य हो जाती है, जैसे कि चारागाह। अब जहाँ चारागाह है, जहाँ पे हम जो जानवरों को चराने ले जा रहे हैं, वो बेकार है, ठीक है। तो उस भूमि पर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन जानवरों को भी चराना जरूरी है। प्रतिभूमि, इसमें वर्तमान प्रतिभूमि तथा इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि शामिल है। देखो अब प्रतिभूमि 2 है, एक वर्तमान प्रतिभूमि मतलब वर्तमान बंजर भूमि, मतलब जिसको 1 साल तक का समय हो गया जहां आपने खेती नहीं करी, और पुरातन प्रतिभूमि क्या होगी? जहां पे 1 से 5 साल के बीच में आपने खेती नहीं करी, ठीक है। तो वर्तमान जिसमें 1 साल तक खेती बाड़ी नहीं करी, और
पुरातन प्रतिभूमि कौन सी होगी जिसमें 1 से 5 साल के बीच में खेती ना करी। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, इसमें वह भूमि शामिल है जिसमें एक या दूसरे रूप में कृषि कार्य किया जाता है। मतलब ये मेनली क्या है, वो क्षेत्र जहां पे आप लोग कृषि कर रहे हो, खेतीबाड़ी अपनी करते हो। प्रश्न नंबर 12, देखो इन सवालों पे इनकी जो आंसर है मैं उन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि इनको अपने डिटेल में पढ़ा, ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ा, सिर्फ मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिख करके आना है। तो ज्यादा ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल मनीष सब वापस वैसे शुरू हो जाओ जैसा आप पूरा एक वीडियो में बनाते हो। तो अपन क्या है, मैं सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी हिंट के साथ समझाता हुआ जा रहा हूं कि भाई कैसे आपको आंसर लिखना है और किस तरीके से आपको पॉइंट को याद रखना है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? भाई टेक्नोलॉजी आने के बाद और जब से आर्थिक विकास हुआ, जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ, 65% भारत के पास अच्छा है तो टेक्नोलॉजी खरीदी, उससे किस प्रकार से संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ? भाई टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई तो ज्यादा क्या है, संसाधनों का, रिसोर्सेज का हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो भाई मैं हमेशा कह चुका हूं, भाई पर्यावरण में जो भी चीज हमारे पास वस्तु है उसको क्या है, संसाधन में बदलने के लिए हमें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है। ठीक है, हमें क्या हो, टेक्नोलॉजी लगाने के बाद आर्थिक रूप से संभाव्य, मतलब इतना ही हो जिससे हम क्या है उसे खरीद सके, और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होनी चाहिए, मतलब लोग क्या है उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, तभी जाके वो पॉसिबल होगा। प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास परस्पर अंतर संबंधित है। भाई देखो प्रौद्योगिकी बढ़ेगी तो आर्थिक विकास तो बढ़ेगा। भाई टेक्नोलॉजी अगर आ गई, भाई देखो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी आपने बढ़ा दी, तो जो डेवलपमेंट है, जो विकास है आपका, वो भी बढ़ेगा ही ना। टेक्नोलॉजी आएगी, भाई टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी तो क्या होगा, आप अच्छी सेवाएं, अच्छी सुविधाएं लोगों को दे पाओगे, अच्छी सुविधाएं दे पाओगे तो लोग अच्छा पैसा देंगे, और अच्छा पैसा देंगे तो आपके डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक आर्थिक विकास है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रौद्योगिकी विकास हमें अनुकूल व यथा योग्य औजार एवं मशीनें प्रदान करता है जिस उत्पादन में वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप संसाधनों का अधिक प्रयोग होता है। अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है, हमें अनुकूल, जो हमारे इस्तेमाल आने वाली चीजें हैं, यथा योग्य और जो सच में योग्य है, कैपेसिटी उन चीजों की हमें जरूरत प्रोवाइड कराता है, जैसे औजार हो गया, कोई मशीन हो गया, ये सब देता है, और उससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। भाई एक तो क्या होता है, एक इंसान खुद हाथ से काम करे और एक इंसान कोई मशीन से काम करे, तो मशीनरी वाला काम है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप जब ज्यादा वृद्धि होती है, ज्यादा उत्पादन होता है, तो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या है, संसाधन का इस्तेमाल भी ज्यादा होने लग जाता है। प्रौद्योगिकी विकास से आर्थिक विकास भी होता है। जब किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती है, इसके फलस्वरूप फिर संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग होता है। देखो जब टेक्नोलॉजी आई तो आर्थिक विकास खुद पे खुद ही होगा। ठीक है, आर्थिक विकास क्या है, खुद पे खुद ही होता है। और क्या होता है, जब राष्ट्र में आर्थिक स्थिति सुधरती, अगर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुधरती है तो लोग क्या करते हैं, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती। आज मान लो मैं दिन के 100 रुपए कमाता हूं और मैं अब 1000 रुपए कमाने लगा हूं, तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। तो जब मैं पहले कोई चीज नहीं खरीद पाता था, वो चीज अब मैं खरीद सकता हूं, मेरे में सुधार आया। तो अब मेरी जब इनकम बढ़ी है तो क्या होगा, मेरी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएगी, आवश्यकताएं भी और हो जाएंगी, और आवश्यकताएं क्या है, मेरी बढ़ जाएंगी। और इसके जब मेरी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, मैं और ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करूंगा और ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करूंगा, और फिर इतना करूंगा कि वो संसाधन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। आर्थिक विकास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। देखो अब आर्थिक विकास से क्या होता है, वो प्रौद्योगिकी के लिए एक अनुकूल वातावरण देता है, एक अच्छा आपको एनवायरनमेंट देता है। और टेक्नोलॉजी, देखो अभी अपन ने पढ़ा प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास दोनों इंटर रिलेटेड है। प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, आर्थिक विकास खुद पे खुद बढ़ेगा। और अगर आर्थिक विकास बढ़ रहा है तो आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। भाई आज मेरा पैसा है तो मैं क्या कोई चीज खरीद सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी चीज खरीद सकता हूँ अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी। भाई मेरे पास पैसा है, मैं अच्छे से अच्छा फोन खरीदूंगा ना यार। और एक बात मान लो, मेरे पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है तो फिर मैं उसका कुछ अच्छा बनाकर बेच करके आर्थिक विकास करूंगा। मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि टेक्नो मतलब प्रौद्योगिकी और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा ही घटेगा, दोनों में इंटर रिलेशन। यह है हमारा कुछ मर्दाओं का वर्गीकरण। अब मर्दाओं का वर्गीकरण क्या है, हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा था। अब आपसे सवाल क्या है, डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है, आप जलोढ़ मर्दा के बारे में बताओ, जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे थे। आप काली मर्दा के बारे में बता दो। आपसे पहली बात तो 6 की 6 मर्दा नहीं पूछते हैं।
ठीक है। पूछते हैं तो वो बड़े क्वेश्चन में पूछेंगे, और पूछ भी लेते हैं तो मैंने आपको बताया है कि भाई किस प्रकार से लिखना है, उसका स्थान लिखना है, उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो लिखना है, ये बातें आपको क्या है उसमें लिख देनी है। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और सोशल को कैसे पढ़ते हैं वो भी अपन हर वीडियो में जानते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, पर इस पर मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दे रहा हूं, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। भारत में मृदा 6 प्रकार की पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। अब सबसे पहले जलोढ़ मृदा, सबसे ज्यादा अगर कोई सी है तो वो जलोढ़ मृदा ही है। भारत का 40% हिस्से में आपको क्या है, जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, जो जल ओढ़ करके आती है, जल के साथ बहती हुई आती है और निक्षेप बनाती है, मतलब डिपॉजिट होती हुई जाती है, उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा कहते हैं, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरी है काली मृदा, ठीक है। काली मृदा कपास के लिए, कॉटन की खेती के लिए क्या है, बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे कपास की खेती क्या है, बहुत अच्छे से हो सकती है, और इसे काली कपास की मृदा भी कहा जाता है। तीसरी है लाल और पीली मृदा, ठीक है। लाल और पीली मृदा जो है भाई, लाल और पीली मृदा क्या है, लोह होने के कारण क्या है आपको लाल मिल रही है, और उसमें जल योजन मतलब जल उसमें होना, उसके बाद क्या है वो पीली हो जाती है, तो लाल और पीली मृदा। फिर है लेटराइट मृदा, तो लेटराइट मृदा को तो आपको याद रखना ही, क्यों, क्योंकि वहां पे तो काजू उगता है, और काजू से क्या बनती है, काजू कतलियां बनती है। और आप कौन हो, आप मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप मेरे शेर शेरनी हो, आप मेरे काजू कतली हो। फिर है मरुस्थलीय मृदा, तो मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, जो बिल्कुल शुष्क इलाकों में, जहां बिल्कुल सूखी हवा चलती है, सूखे प्रदेश होते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलती है। और लास्ट है वन मृदा, तो ये आपको जंगल में मिलेगी, पर्यावरण के साथ आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी इस प्रकार से। अब एक बार हम मैप से जान लेते हैं और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा पूरा जलोढ़ मृदा का है, ये देखो ये डेल्टा पर भी पाई जा रही है, तो ये पूरा हमारा जलोढ़ मृदा का है। उसके बाद ये वन वाली मृदा है, यहाँ पर वन वाली मृदा है। उसके बाद लाल और पीली मृदा, ये रही पूरी लाल और पीली मृदा। उसके बाद आ जाता है ये काली मृदा, भाई यहाँ पर गुजरात में भी है और पूरे दक्कन के पठार में भी है, ये पूरी काली मृदा। उसके बाद लेटराइट मृदा, तो लेटराइट मृदा आपको यहाँ पर से देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ये है राजस्थान, पधारो हमारे देश, यहाँ पर आपको मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा भी देखने को मिलती है। तो इसी के साथ भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपका हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी आपको अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा, सर हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और अब अगले जो वीडियो में हम आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, परंतु नए चैप्टर के साथ तो मिलेंगे, अब नया विषय भी हो सकता है और इसी विषय के भी आगे हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने इंटरेस्ट को, आप अपने सरप्राइज को बनाए रखिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और आपके अपने परिवार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।